स्टूडेंट्स, मैं संकेत कश्यप। आज आप और मैं हम दोनों मिलकर फिर करते हैं चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक डायमेंशन। और इस डायमेंशन में हम इसकी पता करेंगे कैसे डायमेंशंस निकालते हैं, इसकी एप्लीकेशंस को करेंगे। मैंने इस वीडियो में न्यूमेरिकल पोर्शन को ही ज़्यादा फोकस किया है जिससे कि आप थ्योरी पोर्शन ईजिली कवर कर सकें। तो काम शुरू करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आज का टॉपिक शुरू करते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। डायमेंशन इज़ अ मेथड टू शो द पावर ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच आर अराइव्ड इन द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं उनकी पावर, इनको हम डायमेंशंस बोलते हैं। डायमेंशंस के हमारे पास कई सारी एप्लीकेशंस हैं, कुछ एक एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसके हम एप्लीकेशंस पर गौर करते हैं, उनको सीखते हैं। डायमेंशंस को निकालने के लिए आपके पास ये चार्ट मैंने यहाँ पर दे रखा है। इस चार्ट में मैंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 लिख रखी हैं, जो कि मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। इसके बाद में ये फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स हैं। फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स हैं मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर या सेंटीमीटर, टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, मास के लिए ग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ये कहना चाह रही हैं, मास हो या उसकी यूनिट हो, लेंथ हो या उसकी यूनिट हो, टाइम हो या उसकी यूनिट हो, इनका सिंबल डायमेंशंस में MLT रहता है। आप इन 3 पर ज़्यादा फोकस करें। ये मैकेनिक्स में ये 3 फिजिकल क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ होती है। यानी अगर आपको याद करना है अभी, तो आप इतना हिस्सा याद करें, मास, लेंथ, टाइम, यानी MLT। इनसे ही आपकी बहुत सारी डायमेंशंस बनती हैं। ये भी यूज़ होती हैं, लेकिन अगर ये 3 अगर आपको याद या यूज़ करना आ जाती हैं तो फिर इसके बाद इनमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं। पहला एग्जांपल मैंने स्पीड का लिया है। स्पीड इक्वल्स टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डायमेंशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब है डायमेंशन आप निकाल रहे हैं। तो स्पीड के लिए सिंबल V यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, इक्वल्स टू डिस्टेंस के लिए सिंबल, डिस्टेंस क्या हो गई, लेंथ हो गई, लेंथ के लिए सिंबल क्या यूज़ करेंगे, L, तो L लगा दिए यहाँ पर। और टाइम के लिए आप सिंबल क्या यूज़ करते हैं, T, तो यहाँ T लिख दिया। तो डायमेंशन क्या हो गई स्पीड की, LT की पावर -1। आप इसी डायमेंशन की मदद से स्पीड की यूनिट भी बता सकते हैं, जो कि होगी मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर सेकेंड इनवर्स। कैसे, लेंथ के लिए यूनिट क्या यूज़ करेंगे, मीटर, और T के लिए यूनिट क्या यूज़ करेंगे, सेकेंड। तो यहाँ से आप यूनिट भी निकाल सकते हैं, सेकेंड इनवर्स। और यूनिट की ही मदद से डायमेंशंस आप निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है स्पीड अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का सिंबल A होता है, तो डायमेंशन उसकी A हो जाएगी। डायमेंशन का सिंबल A हो जाएगा। और स्पीड के लिए डायमेंशन अभी आपने निकाली थी LT -1। टाइम के लिए T लिख देंगे, T की पावर +1 जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो -1 और -1 ऐड होकर हो जाएगा T की पावर -2, यानी एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएगी LT की पावर -2। अब आप इन दोनों को अगर याद रखते हैं तो यूँ मान के चलिए आप बहुत सारी डायमेंशंस को अपने आप ही सीख जाएंगे। बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। कैसे, मैं एक एग्जांपल में और दिखाता हूँ। एग्जांपल्स में लिखे हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 3 लिया है, मोमेंटम P। मोमेंटम P का फॉर्मूला है मास इनटू स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड के लिए डायमेंशन अभी आपने निकाली LT -1, तो स्पीड के लिए LT -1 आ जाएगी, मास के लिए M आ जाएगी। इस तरीके से मोमेंटम की यूनिट भी आप बता सकते हैं, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड इनवर्स। क्योंकि मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, लेंथ की मीटर और टाइम की सेकंड इनवर्स। ऐसे ही फोर्स के लिए ले सकते हैं। फोर्स F इक्वल्स टू होता है M × A। एक्सेलरेशन के लिए अभी आपने निकाली थी LT -2 डायमेंशन, तो यहाँ सीधे डायमेंशन आ जाएगी, मास के लिए M और एक्सेलरेशन के लिए LT -2। इस तरीके से फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। तीसरा वर्क डन है। वर्क डन के लिए F इक्वल्स टू F × S, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को चाहो तो आप सीधे फोर्स की यहाँ से डायमेंशन लिख दो, MLT -2, लेकिन इन दोनों से काम चल जाता है, इसलिए मैंने कहा था इन दोनों को याद रखो और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो फोर्स को आप ब्रेक कर दो मास इनटू एक्सेलरेशन में। अब सबकी डायमेंशन पुट कर दो। यहाँ पर मास के लिए आ जाएगी M, एक्सेलरेशन के लिए LT -2, और डिस्टेंस लेंथ होती है, तो लेंथ के लिए सिंबल क्या यूज़ करते हैं, L, तो यहाँ L आ जाएगा। L और L
L की पावर 2 यहाँ, T की पावर -2 यहाँ, m यहाँ, तो डायमेंशन हो जाएगी mL2T-2। यूनिट क्या बन जाएगी? वर्क डन की किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या जूल। ठीक है, अगर CGS में बोलते हैं तो ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। 2 एग्जाम्पल और लिखे हैं मैंने। पहला काइनेटिक एनर्जी का है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। डायमेंशंस लिखते समय जो भी ये कांस्टेंट वैल्यू है या न्यूमेरिक वैल्यू है उनको नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी की पावर्स को नहीं बताते हैं, ये उसके मल्टीप्लाई को बताते हैं, हमें पावर्स चाहिए होती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की जब डायमेंशन लेंगे तो मास की जगह m आ जाएगा, स्पीड का स्क्वायर, तो स्पीड की डायमेंशन LT-1 होती है, तो उसका स्क्वायर लगा दीजिए, तो L की पावर 2 यहाँ आ जाएगा, T की पावर -1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो -2 इधर आ जाएगा, तो पावर डायमेंशन आ जाएगी mL2T-2। यही डायमेंशन वर्क डन की होती है, यही डायमेंशन आपकी पोटेंशियल एनर्जी की आएगी। और एक टॉर्क फिजिकल क्वांटिटी और है। ये जो नई नई फिजिकल क्वांटिटी आपको यहाँ सुनने को मिलेंगी ना, ये आप थ्रू आउट पढ़ते चले जाएंगे अप टू क्लास 12th। जैसे कि आप एग्जांपल देखेंगे आगे चल के, परमिटिविटी का आ सकता है तो वो आपको 12th में मिलेगी, परमीबिलिटी का आ सकता है वो आपको 12th में मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है वो आपको क्लास 12th में मिलेगा, इसके अलावा विस्कोसिटी है वो आपको क्लास 11th में मिल जाएगा। तो आप जब इन फिजिकल क्वांटिटी को बुक में देखें, घबराए ना देखकर, आपको नहीं इस बात में ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है कि फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है, क्या कहना चाह रही हैं। आपका मुद्दा ये होना चाहिए कि इनके अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आ रही हैं, आप इसको समझना। ऐसी प्रेशर का लेते हैं एक एग्जांपल। प्रेशर क्या है? फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। एरिया फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन, जैसे कि यहाँ पर किया था, तो डायमेंशन आ जाएगी यहाँ से mL/T-2, और एरिया होता है लेंथ इंटू बिड्थ, πr² भी होता है। लेंथ के लिए L आ जाएगा, बिड्थ भी एक लेंथ होती है तो उसके लिए भी L आ जाएगी। अगर πr² लेते तो पाई हट जाता, r² रेडियस है, रेडियस एक लेंथ है, तो L की पावर 2 वहाँ पर हो जाता। खैर यहाँ पर देखते हैं, L से L कट जाएगा, ये L की पावर +1 ऊपर जाकर -1 हो जाएगी, तो mL-1 T की पावर -2 होता है। एक तो ये है। एक मैं आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बताता हूँ, जो कि आगे चैप्टर मिलेगी आपको सेकंड बुक में, उसे करके फिर हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन पर आते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखा है मैंने यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो विस्कस फोर्स F इक्वल्स टू ईटा इंटू A dV/dx होता है। dV/dx को मैंने यहाँ V/x लिखा है। V/x या dV/dx को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या होते हैं ये हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे, जो हमारे नेक्स्ट सेकंड बुक के चैप्टर्स हैं। ईटा को हम यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको बस ये देखना है इसमें आपके लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहाँ कहाँ है, या डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी कहाँ कहाँ है। आपने फोर्स को पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है। आप डिस्प्लेसमेंट को भी जानते हैं, डिस्टेंस को जानते हैं, तो इसे रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाते हैं, x ऊपर आ गया। एरिया को भी आप जानते हैं, और वेलोसिटी v को भी आप जानते हैं, जो कि स्पीड है। अब फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, डिस्टेंस अपनी जगह, एरिया अपनी जगह, और स्पीड अपनी जगह। इसके बाद में सबकी डायमेंशन पुट कर दो। मास के लिए L, एक्सेलरेशन के लिए LT-2, डिस्टेंस के लिए L, एरिया के लिए L की पावर 2, यहाँ से आप समझ रहे होंगे, और स्पीड के लिए LT-1। तो ये L 2 L से एक L² कट जाएगा। इसके बाद में जब इस L को ऊपर ले जाएंगे तो L की पावर -1, जब T की पावर -1 ऊपर ले जाएंगे तो -2 में +1 ऐड हो जाएगा, तो T की पावर -1 यहाँ बचेगा, m यहाँ आ जाएगा। तो ईटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की डायमेंशन आ जाती है mL-1 T की पावर -1। ठीक है, अब हम इसकी अगली एप्लीकेशन करना सीखते हैं। तो ये एप्लीकेशन है इसकी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इससे पहले हम कर रहे थे हाउ टू फाइंड द डायमेंशंस। तो MKS टू CGS या CGS टू MKS बदलने के लिए एक सिंपल फार्मूला है। यहाँ पर N1 कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, N2 भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू है। सपोज दैट ये MKS का पोर्शन है, ये CGS का पोर्शन है, या वाइस वर्सा। तो मास, लेंथ, टाइम, मास के लिए पावर A, लेंथ के लिए B, टाइम के लिए C। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पर मास, लेंथ, टाइम, मास के लिए पावर A, लेंथ के लिए B और टाइम के लिए C। अगर मान लो आपको MKS निकालना है तो इस वाले पोर्शन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, आपको CGS निकालना है तो इससे इधर ले जाएंगे, और फाइनली ये फार्मूला बन के आ जाएगा। लेकिन ये बात मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अब समझ में आएगी आपको जब मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है कि कन्वर्ट 10 जूल इनटू CGS, यानी कि 10 जूल को आप सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में बदलें।
तो सॉल्यूशन में 10 जूल इक्वल टू होगा 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। दरअसल जूल की जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है उसे हम जूल बोलते हैं। तो अब हमें क्या करना है, CGS यानी कि ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड को फाइंड करना है। ये इस फॉर्मूले जैसे M1 L1 T1 M2 L2 T2 थे, ऐसे ही यहाँ पर इसमें इतने हिस्से में ये मैंने N1 वाला पोर्शन ले लिया यानी MKS वाला, तो N1 10 हो जाएगा, M1 यहाँ पर किलोग्राम यानी मास के लिए हो जाएगा, L1 यहाँ डिस्टेंस यानी कि मीटर के लिए हो जाएगा यानी कि, और T1 यहाँ सेकंड के लिए हो जाएगा। अब जो जिसमें CGS में कन्वर्ट करना है हमें नहीं पता N2 में कितना आएगा यानी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी आएगी नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, जो इसका M2 है, M2 का मतलब मास किस में लोगे, ग्राम में, लेंथ किस में लोगे, सेंटीमीटर में, और टाइम किस में लोगे, सेकंड में। यही तो आपने कहा है CGS के लिए। अब यहाँ पर जो अभी आपने किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिखा था, यहाँ पर चेक करते हैं यूनिट इनकी पावर कितनी आ रही है। ये देखिए किलोग्राम की पावर 1 लिख रहा है ना, ए लेंथ मीटर का स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पर पावर कितनी है 2, तो B = 2 हो जाएगा। ये देखिए लेंथ अपॉन लेंथ। टाइम के लिए पावर कितनी है -2, तो यहाँ पर C की जगह आ जाएगा -2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, ये M1 L1 T1 कोई खास चीज़ नहीं है। यहाँ पर M1 अगर आपका यहाँ पर किलोग्राम मीटर और सेकंड दे रखा है तो बस आपको किलोग्राम मीटर सेकंड लिखना है। किस में कन्वर्ट लिखना है, मास लेंथ टाइम को उसमें बदल दीजिए। जैसे मास को आपको CGS में बदलना है तो मास ग्राम में आ जाएगा, लेंथ सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में आ जाएगा। और फिर ये देखेंगे कि जो चीज़ आपको दे रखी है, जो यूनिट दे रखी है, वहाँ पर मास लेंथ टाइम की पावर्स कितनी ABC उनको लिख लेंगे। उसके बाद इस फॉर्मूले को पुट कर दीजिए सीधे सीधे। तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करके यहाँ पर N1 की जगह 10 लिख दिया, M1 मास की जगह किलोग्राम की पावर 1 क्योंकि A1 था, लेंथ L1 की जगह मीटर, B की जगह 2 लिख दिया, और T की जगह क्या लिख देंगे, सेकंड, और पावर C कितनी हो जाएगी -2, ये -2 लिख दिया, इक्वल्स टू N2 आपका क्वेश्चन मार्क है। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मास किस में है, ग्राम में, ग्राम लिख दिया। पावर कितनी मास के लिए 1। पावर तो क्या सेम रहेंगी, यहाँ पर जो पावर आ रही है वही पावर यहाँ पर आएंगी, इसमें बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर की पावर 2, टाइम के लिए क्या लिख देंगे, सेकंड की पावर -2। अब हमें N2 निकालना है तो इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन किया है, ये जो किलोग्राम है उसकी जगह 10 की पावर 3 ग्राम लिख दिया अपॉन ग्राम, मीटर की जगह 10 की पावर 2 सेंटीमीटर लिख दिया अपॉन सेंटीमीटर, और सेकंड अपॉन सेकंड, उसमें तो कोई चेंजेस करना ही नहीं था। तो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया। यहाँ पर आ जाएगी 10 की पावर 3, यहाँ 10 की पावर 2 आ जाएगी। 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगी, और 1 की पावर -2 का मतलब 1 होगा, तो वो यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आंसर यही आएगा। या फिर N2 = आ जाएगा 10 × 10 की पावर 7। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा। अब ये जो हम कन्वर्ट कर रहे थे ये हमारा आंसर क्या आएगा, तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 जूल, या 10 जूल को लिख देंगे 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 10 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 × 10 की पावर 7, यही तो फाइंड किया है आपने। ये देखिए 10 × 10 की पावर 7 यहाँ आ जाएगा, और किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर की जगह सेकंड इन्वर्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। मतलब जो MKS है उसे CGS में बदल दिया, बस यहाँ पर जो आना था वो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन NCERT का करते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.3 करते हैं NCERT से। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, अ कैलोरी इज़ अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी एंड इट्स इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल, where 1 joule equals to 1 kilogram meter square per second square. Suppose we employ a system of units in which the unit of mass equal alpha kilogram, the unit of length equals beta meter, the unit of time is gamma second. Show that a calorie has a magnitude 4.2 alpha inverse, beta inverse square and gamma स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट्स। ये हमें सॉल्व करना है। सॉल्यूशन इसका करते हैं। हमें ये शो करना है कि 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स स्क्वायर और गामा स्क्वायर के इक्वल होगा। इन्होंने बोल रखा है कि जूल जो है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जूल जो हीट की यूनिट है और
हीट की यूनिट यानी एनर्जी की यूनिट हो जाएगी, तो एनर्जी जो है एनर्जी की यूनिट ये होती है। खैर एम के सिस्टम में हमें साफ दिख रहा है मीटर किलोग्राम सेकंड में, जो मास है वो किलोग्राम में होगा, लेंथ मीटर में होगी, टाइम सेकंड में होगा। पिछला जो कभी क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पर जो दूसरा सिस्टम CGS होता था तो वहाँ M2 आपने ग्राम लिया था, L2 वहाँ सेंटीमीटर लिया था, T2 वहाँ पर सेकंड लिया था। लेकिन इन्होंने कहा कि CGS मत लो, नया सिस्टम लो। उस नए सिस्टम में जो मास है वो अल्फ़ा किलोग्राम है, यानी ग्राम की जगह अल्फ़ा किलोग्राम आ गया। जो लेंथ है वो सेंटीमीटर ना होकर बीटा मीटर हो गई, और जो टाइम है वो गामा सेकंड हो गया। बाकी पावर्स आप यहाँ से देख रहे होंगे, किलोग्राम की पावर A = 1, लेंथ की पावर B = 2 और टाइम की पावर C = -2। अब हमने हमारा जो फार्मूला है उसे हम लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया है N1 M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C, जो कि इसके लिए यूज़ होगा, और = N2 M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। ये 2 लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। M2 ये रहा, L2 ये रहा और T2 ये रहा। पावर A B C आपने पहले लिख ली हैं। हमें तो N2 चाहिए क्योंकि हमें ये तो नहीं पता है, तो M2 को उठाकर इधर ले जाएंगे, M1/M2 की पावर A। तो M1 की जगह किलोग्राम, M2 की जगह अल्फ़ा किलोग्राम, L2 की जगह बीटा मीटर, यानी कि L1/L2 आएगा ना, तो मीटर/बीटा मीटर आ जाएगा। फिर यहाँ पर T1/T2 आएगा, तो T1 की जगह सेकंड आ जाएगा और T2 की जगह गामा सेकंड आ जाएगा। ये रहा गामा सेकंड आपका। अब यहाँ से = N2। पावर आप देख रहे होंगे, A की जगह 1 और B की जगह 2 और C की जगह -2। किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, जो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सॉल्व होकर ये जो मैग्नीट्यूड है कैलोरी का, जो कि 4.2 बताया गया था, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4.2। यहाँ से अल्फ़ा बचेगा, ऊपर जाकर अल्फ़ा इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ बीटा की पावर 1/बीटा की पावर 2 बचेगा, तो बीटा इन्वर्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ गामा की पावर -2 बचेगा, ऊपर जाकर गामा स्क्वायर हो जाएगा। मैं इसे एक बार लिख कर दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ लिख के दिखा दिया 1/अल्फ़ा और 1/बीटा स्क्वायर और 1/गामा की पावर -2। तो जब इन सबको ऊपर ले जाएंगे आप रेसिप्रोकल करके, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा ये जो सामने पूछा गया है। दरअसल 1 कैलोरी = 4.2 जूल या 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पूछा गया था। तो ये पूछे थे 1 कैलोरी के जो मैग्नीट्यूड है वो इतना आएगा। ये मैग्नीट्यूड आपने निकाल दिया और आपका क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाता है। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, जहाँ पर कि आप अभी जब रिफ्रेशर बुक को पकड़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बोल देते हैं लेंथ अगर डेंसिटी में दे रखी हो या मास आपका फोर्स में दे रखा हो तो नई यूनिट क्या होगी। तो आपको यही टेक्निक वहाँ पर यूज़ करनी है। इन क्वेश्चन में से एक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि आप प्रैक्टिस के फॉर्म में कर भी सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है मैंने, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन G एंड प्लैंक कांस्टेंट h be chosen as the fundamental units, find the values of mass, length and time in terms of dimension of these quantities। कुल मिलाकर मास M, लेंथ L एंड टाइम t की जो वैल्यूज़ हैं हमें G, H और C में फाइंड करनी है, इनमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हिंट के लिए मैं दे दिया है G की डायमेंशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन की डायमेंशन ये होती है, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन ये होती है, C की डायमेंशन ये होती है। आपको इन तीनों ही फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से एक बार M की वैल्यू फाइंड करनी है, एक बार L की वैल्यू फाइंड करनी है, एक बार T की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये इन तीनों की हेल्प से ही होगा। इसमें कोई वो मेथड चाहो तो आप पुराना वाला मेथड लगा सकते हो, अदरवाइज़ आप जैसे कि HC/G रखकर आप M की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। HG/CQ कर देंगे तो आपके पास L की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही HG/C की पावर 5 कर देंगे तो T की वैल्यू आ जाएगी। कुल मिलाकर थोड़ा सा आपको अपना स्किल यूज़ करने हैं और ये आराम से सॉल्व हो जाएंगे। M, L, T तीनों की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं। ओके, डायमेंशन की अगली एप्लीकेशन है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द एक्सप्रेशन और द फिजिकल रिलेशन। यहाँ पर एक मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन लिया है कि F = 3ax/t - mx² t की पावर -4/2a। यहाँ पर F फॉर फोर्स है, A फॉर एक्सेलरेशन है, M फॉर मास है, T फॉर टाइम है और X फॉर डिस्टेंस है।
अब प्रोसेस ये है कि फोर्स की डायमेंशन हम सभी जानते हैं MLT-2 होती है। अगर यही डायमेंशन MLT-2 इस तरफ आ रही है यानी फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में, तो हमारा आंसर ठीक है। अगर किसी भी एक टर्म में डायमेंशन इनकरेक्ट है तो फिर रिलेशन भी रॉन्ग होगा। तो चेक करते हैं क्या ये ऐसा होता है या नहीं। तो उसका सॉल्यूशन किया है मैंने यहाँ पर यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना 3 और 2, इनको नहीं लिया जाएगा डायमेंशन में। तो फोर्स की डायमेंशन MLT-2 लिख दी, एक्सेलरेशन की LT-2, डिस्टेंस के लिए लेंथ L लिख दी, टाइम के लिए T लिख दी, माइनस का साइन एज इट इज़, मास के लिए M, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी L का स्क्वायर, T⁻⁴ यहाँ लिख दिया है, और एक्सेलरेशन के लिए हो जाएगा LT-2। यहाँ पर T को जब ऊपर ले जाएंगे T⁻⁻1 -2 में ऐड हो जाएगी, तो आ जाएगा आंसर m⁻0 L⁻2 T⁻⁻3। m यहाँ पर नहीं है ना, इसलिए m⁻0 लिखा है। अच्छा, माइनस के बाद में m अपनी जगह एज इट इज़ आएगा, एक L से एक L कट जाएगा, और T⁻⁻2 जब ऊपर जाएगी तो T⁻⁻4 + 2 हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा MLT-2। कहने का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में जो MLT-2 है वो राइट हैंड साइड के दोनों टर्म्स में नहीं है। वो एक टर्म में तो है MLT-2 पर दूसरी टर्म में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ रिलेशन लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और रिलेशन आपका इनकरेक्ट है। ऐसे ही मैं आपका एक और एग्जांपल लिखता हूँ। इस एग्जांपल में मैंने बहुत ही फेमस रिलेशन लिया है फिजिक्स का, V = U + CT। स्पीड V की डायमेंशन LT-1 और इनिशियल स्पीड की डायमेंशन भी LT-1 हो जाएगी, एक्सेलरेशन के लिए LT-2 और टाइम के लिए T हो जाएगी। T⁻1 -2 को ऐड करेंगे तो LT⁻1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ LT⁻1 और LT⁻1। कुल मिलाकर बातें समझ में आती है कि लेफ्ट हैंड साइड जो डायमेंशन है LT-1, वही डायमेंशन राइट हैंड साइड के दोनों टर्म्स के अंदर है। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इसका मतलब रिलेशन करेक्ट है। एक चीज़ और ध्यान में रखना, ऐसा ना हो कि यहाँ पर माइनस का साइन लग रहा है तो आप काट के यहाँ 0 कर दें, प्लस का साइन लग रहा है तो 2LT⁻1 लिख दें। डायमेंशन में ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन है ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं, ये एज इट इज़ लिखी जाती हैं। इसलिए हम यहाँ पर बार बार लिखते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन ये लिखना होता है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं हमने गेन किया। एक एग्जांपल और लिया है मैंने, ये एग्जांपल है FR² = mv²। F यहाँ पर फोर्स है, R यहाँ पर रेडियस है या डिस्टेंस कह सकते हैं, मास यहाँ m से डिनोट किया गया है, स्पीड यहाँ v से डिनोट की गई है। यहाँ पर हमें एक्यूरेसी चेक करनी है, तो यहाँ पर यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस करके फोर्स की डायमेंशन MLT-2 रखी है, रेडियस या लेंथ के लिए L⁻2 लग जाएगी, मास के लिए m आ जाएगी, और स्पीड के लिए LT⁻1, लेकिन स्क्वायर है तो पावर 2 लगा दी है। यहाँ पर सॉल्व होकर आ जाएगा L⁻2 और +1 ML3T-2, और यहाँ पर आ जाएगा m L⁻2 T⁻2। तो कुल मिलाकर देखते हैं कि दोनों तरफ डायमेंशंस इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस रिलेशन इज़ इनकरेक्ट। ये रिलेशन गलत है। वैसे ये अगर F = mv²/r होता तो ये रिलेशन बिल्कुल करेक्ट होता, लेकिन मैंने जानबूझ के इसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं जिससे कि आपको क्लियर हो सके कि किस तरह से हम एक्यूरेसी को चेक करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ तक इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। इसके बाद मैं सेकंड वीडियो और बनाता हूँ, उसे अपलोड करता हूँ। उस वीडियो में हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ये पता करेंगे कि अननोन फिजिकल क्वांटिटी को कैसे फाइंड करते हैं, और डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम किस तरीके से नए रिलेशन बनाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में। तो तब तक आप थोड़ा वेट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्रोसेस कंटेंट पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपके पास उसके नोटिफिकेशन आ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।